स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, जो साइंस 2 का एक पार्ट है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फूड चेन एंड फूड वेब, द एनर्जी पिरामिड, बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़ेंगे और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन साइकिल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, व्हाट इज मीन बाय इकोसिस्टम, क्या होता है। तो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स का जब इंटरेक्शन होता है, द इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में, जिसकी वजह से उन अबायोटिक फैक्टर्स की वजह से बायोटिक फैक्टर्स सर्वाइव करते हैं, जीवित रहते हैं, है ना। तो ऐसे एरिया को हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं पॉन्ड। तो पॉन्ड में क्या होता है, छोटी छोटी अलगी होगी, अलगी को खाने वाले छोटे छोटे ऐसे कीड़े जैसे उड़ने वाले आपने देखे होंगे, मच्छर जैसे वैसे कीड़े होंगे, उन्हें खाने वाले वहाँ पर और कोई होगा, बटरफ्लाई होगा या जो भी है, उन्हें खाने के लिए वहाँ फ्रॉग्स होंगे, फ्रॉग्स को खाने के लिए उसी एरिया में स्नैक भी मिल जाएगी। ऊपर में आसमान में स्नैक्स को पता है कि यहाँ पॉन्ड है, ईगल को पता है कि यहाँ स्नैक्स है, पॉन्ड है, तो स्नैक ज़रूर होंगे, तो उन्हें खाने के लिए वहाँ पर ईगल भी दिखेगी। और फिर ईगल को लास्टली कौन खाता है, ईगल मरने के बाद उन्हें डिकम्पोजर्स खाते हैं। तो इस तरीके से आपको एक इकोसिस्टम वहाँ बनी मिलेगी, जिसमें अबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं, ये जो भी फैक्टर मैंने बताया वो सारे बायोटिक फैक्टर्स थे। अबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं, तो अबायोटिक फैक्टर्स है जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाएंगे। कौन सा, तो हीट है, टेम्परेचर है या एयर है, ये सारे होंगे अबायोटिक फैक्टर्स, इनकी वजह से प्लांट्स अपना खाना बनाएंगे। तो अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स का क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, और फिर ग्रीन प्लांट्स वहाँ बन जाएंगे, तो ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले दूसरे ऑर्गेनिज्म भी वहाँ होगी। तो ये हो गया इकोसिस्टम। विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो उसमें है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मराइन इकोसिस्टम। तो ये सारे इकोसिस्टम्स होते हैं। फिर दिया है हाउ डू इंटरैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में इंटरैक्शन कैसे होता है बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स का। तो अबायोटिक फैक्टर्स जैसे लाइट है, हीट है, या फिर एयर है, या फिर हम बोलेंगे वाटर है, इन सब की मदद से प्लांट्स क्या करेंगे, अपना फूड प्रोड्यूस करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन्हीं फूड को कौन खाएगा, सभी ऑर्गेनिज्म खाएंगे। मतलब अबायोटिक फैक्टर्स की मदद से हमने क्या किया है, फूड प्रोड्यूस किया है। हमने किया मतलब प्लांट्स ने किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म ने किया, बायोटिक फैक्टर्स ने किया। और फिर अबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स का क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटरैक्शन हो रहा है। फिर धीरे धीरे ये फूड हायर ऑर्गेनिजम्स में जाएंगे, इन प्लांट्स को खाने वाले दूसरे ऑर्गेनिज्म, उन ऑर्गेनिज्म को खाने वाले और दूसरे ऑर्गेनिज्म, लास्टली क्या होगा, उन ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज हो जाएंगे, डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर देंगे। और फाइनली जो भी एनर्जी होगी, सिंपल कार्बन कंपाउंड जो होंगे, डिकम्पोजर्स ने उस ऑर्गेनिजम्स में जो प्रेजेंट होते हैं वो सिंपल कार्बन कंपाउंड्स क्या कर दिए होंगे, मिट्टी में मिला दिए होंगे, या फिर वो इजीली एयर में ट्रांसपोर्ट हो गए होंगे, और फिर वो इसी तरीके से प्लांट्स में वापस जाएगा। तो इसी तरीके से वापस वो जो सॉइल होगी या वो जो वाटर होगा या एयर होगा, वो वापस एनर्जी को या सिंपल कार्बन कंपाउंड्स को प्लांट्स में प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से बायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स का इंटरेक्शन बना रहेगा। फिर है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। चैप्टर्स पे जाते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न द क्लासिफिकेशन। हमने जो क्लासिफिकेशन है पहले से पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, और हमने देखा था जिसमें न्यूट्रिशन के आधार पर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सैप्रोट्रॉप्स मतलब मांस खाने वाले, डिकम्पोजर्स मतलब सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये थे। कंसिडर द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम अराउंड यू एज गिवन बिलो। जो नीचे दिए हुए जो है ट्रॉपिक लेवल्स, इन्हें हमें कंसिडर करना है। तो जिसमें दिया है प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब आएंगे सारे हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स मतलब सारे ग्रीन प्लांट्स खाने वाले। तो ग्रास ऑफर है, स्क्विरल है, एलिफेंट है, काऊ है, बफेलो है या गोट है, ये सब ग्रीन प्लांट्स खाने वाले ऑर्गेनिज्म हर्बीवोर्स में आएंगे, इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। देन दिया है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में उन्हें हम कार्निवोर्स कहेंगे, और एग्जांपल दिया है फ्रॉग्स है, ओल्स है, फॉक्स है, एक्सेट्रा। मतलब ये ऐसे जानवर हैं या ऐसे एनिमल्स हैं जो ग्रीन प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। तो दिस कंज्यूमर्स यूज़ हर्बीवोर्स एज देयर फूड।
अब आप सोचेंगे टीचर फ्रॉग एलिफेंट को नहीं खा सकता, तो फ्रॉग एलिफेंट को नहीं खा सकता, पर ग्रास हॉपर ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जो ग्रास को खाता है या ग्रीन प्लांट्स को खाता है। तो फ्रॉग किसे खाएगा फिर? ग्रास हॉपर को खाएगा। भले ही वो छोटा जानवर है तो बड़े जानवर को नहीं खा पाएगा, लेकिन छोटे छोटे ऐसे जानवरों को खाएगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म को खाएगा जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। फिर है एपेक्स और टॉप कंज्यूमर, या फिर उसे भी हम कहेंगे कार्निवोर्स। तो इसमें थोड़े बड़े जानवर आएंगे, टाइगर है, लायन है, और इन कंज्यूमर पे दीज कंज्यूमर यूज़ हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। ये कंज्यूमर ऐसे हैं कि हर्बीवोर्स को भी खाते हैं और कार्निवोर्स को भी खाते हैं, लेकिन ये खुद किसी का खाना नहीं बनते, ठीक है, इन्हें खाने वाला कोई नहीं होता है, इसे टॉप कंज्यूमर कहेंगे। फिर है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स में एग्जाम्पल दिया है ह्यूमंस, बियर्स एक्सेट्रा, और ये मिक्स्ड कंज्यूमर होते हैं। मिक्स्ड कंज्यूमर फीड ऑन हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, ये हर्बीवोर्स को भी खाते हैं, कार्निवोर्स को भी खाते हैं। इवन ये ओमनीवोर्स ऐसे हैं कि ये ग्रीन प्लांट्स भी खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक के हमारे पूरे चार्ट्स हो गए। एक मैंने वर्ड बताया था ऊपर सैप्रोट्रॉप्स, जिसका मतलब होता है मांस खाने वाले, या फिर हम बोलेंगे कि मरे हुए जानवर का मांस खाने वाले, ठीक है। मैंने जब भी मांस खाने वाले बताया, लेकिन मरे हुए जानवर का मांस खाने वाले सब सैप्रोट्रॉप्स होते हैं। फिर है फूड चेन एंड फूड वेब। तो आपको बाजू में जो है एक फूड चेन दिख रही है, जिसमें हमें दिख रहा है कि plants are synthesizing their food by the process of photosynthesis with the help of sun, and then grasshopper is depend on this grass for their food. After that frog is given their frog is depend on that frog grasshopper for their food. Then snake is there, snake is depend on frog as their food, and then eagle is there, eagle is depend on snake for their food, and then there is decomposers, that means microorganisms which decompose eagle. तो लास्टली ईगल जब मर जाएगी तो उसे खाने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिकम्पोज हो जाएगी, और फिर वापस से क्या होगा कि उनके अंदर जो भी कुछ एनर्जी होगी, स्टोर होगी, या कार्बन कंपाउंड होंगे, वो वापस मिट्टी में, एयर में, पानी में मिल जाएंगे। तो ये है फूड चेन। यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि कंटिन्यूस इंटरैक्शन टेकिंग प्लेस, कंटिन्यूस इंटरैक्शन चलता है किनके बीच में? तो प्रोड्यूसर के बीच में, कंज्यूमर्स के बीच में, सैप्रोफाइट्स के बीच में। तो यहाँ इंटरैक्शन होते रहेगा, और ये एक डेफिनेट सीक्वेंस होता है, एक के बाद। ग्रास हॉपर को खाने के लिए डायरेक्ट स्नेक उसे नहीं खाएगा, तो उसे फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को खाने के लिए स्नेक वहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है। या हम ये नहीं कहेंगे कि ग्रास को डायरेक्ट स्नेक खा लेगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये एक सीक्वेंस है, एक को दूसरी चीज़ खाएगी, दूसरे को तीसरी चीज़ खाएगी, तीसरे को फिर चौथी चीज़ खाएगी, ये एक सीक्वेंस होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। ईच चेन कंसिस्ट ऑफ 4 और 5 और मोर लिंक्स। एक चेन में 4 या 5 लिंक हो सकती है, कभी कभार तो 2 या 3 लिंक में भी फूड चेन कंप्लीट हो जाती है। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैनी फूड चेन्स दैट आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस लेवल्स। यही फूड चेन, जैसे ग्रास है, ग्रास हॉपर का खाना है, तो ग्रास और किसी का खाना भी हो सकती है, काऊ का खाना हो सकती है। फिर काऊ को खाने वाले अगर कोई नहीं है, या है, हम कहेंगे शेर है, अगर शेर खाता है काऊ को, अगर वो जंगल में हो तो फिर काऊ को शेर खाएगा, तो वो एक अलग लिंक बन जाएगी, फूड चेन बन जाएगी। वैसे ही ग्रास हॉपर को खाने के लिए, यहाँ अगर मेंढक है तो ग्रास हॉपर को खाने के लिए और छोटे ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, वॉल लिज़ार्ड भी हो सकती है, तो ये उन्हें खाएंगे। तो ऐसा एक दूसरे के साथ अगर हम इन्हीं फूड को कनेक्ट करते हैं, लाइंस के थ्रू कनेक्ट करते हैं। फ्रॉग को कौन कौन खाएगा? तो स्नेक भी खा सकता है, और इसके सिवा और कोई जानवर है दूसरे छोटे, या हम कहेंगे ईगल भी खा सकती है बीच में से, ऐसा भी हो सकता है अगर मरा हुआ स्नेक फ्रॉग है तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये इंटरकनेक्ट अगर हम लाइन करते हैं तो वहाँ हमें एक जाला तैयार मिलेगा, और उस जाले को हम बोलेंगे फूड वेब, ठीक है। फूड वेब में हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। एक ही ऑर्गेनिज्म जब बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म का खाना बनता है ना, एन ऑर्गेनिज्म मे बी द प्रे फॉर मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, तब जब नेटवर्क हम बना लेते हैं लाइंस के थ्रू, तो एक वेब तैयार होता है, और उसे हम कहते हैं फूड वेब। एक इंट्रिकेट नेटवर्क इज कॉल्ड एज फूड वेब। तो एग्जाम्पल है कि इंसेक्ट फीड अपॉन लीव्स ऑफ वेरियस प्लांट्स। इंसेक्ट्स बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स को खाता होगा, है ना, अलग अलग प्लांट्स की लीव्स को खाता होगा, पर वही सेम इंसेक्ट बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स का खाना होता होगा। जैसे कि उसी इंसेक्ट को फ्रॉग भी खाएगा, हो सकता है उसे वॉल लिज़ार्ड भी खाएगी, हो सकता है उसे बर्ड भी खाएगी। तो इफ़ दिस इज़ सो टू बी शोन इन अ फिगर, अगर नीचे में जो आपके डायग्राम दिया है आपके बुक में, या फिर आप देख सकते हो कि
साइड में मैं यहाँ आपको पुट कर रही हूँ, पॉइंट आउट कर रही हूँ। यहाँ पर जो डायग्राम दिया है वहाँ आप देख सकते हो कि वो ग्रास दिया है। ग्रास को कौन कौन खाएगा? तो स्क्विरल खाएगी, हो सकता है रैबिट भी खा ले, डियर खाएगा, जेब्रा खाएगा। ये जो बर्ड है उसे वो इंसेक्ट को भी खाएगा, उसमें से फिर ये जो नट्स है उसे भी खाएगा। फिर रैबिट है, रैबिट किसे खा सकता है या रैबिट को कौन खा सकता है? तो रैबिट को ये ईगल भी खा सकती है, ये शेर भी खा सकता है। फिर इधर मंकी है, मंकी को कौन खाएगा? लायन, ये टाइगर खाएगा। फिर ये मरने के बाद तो वो ईगल भी खा लेगा, है ना। तो जब एक दूसरे के साथ कौन किसका खाना है अगर हम ये ढूंढेंगे यहाँ पर, तो जब लाइनिंग्स के थ्रू हम बताएंगे कि ये इसका खाना है वो उसका खाना है, तो एक जाला तैयार हो जाएगा और उसे हम क्या कहेंगे? फूड वेब कहेंगे। तो एक ही खाना बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म का खाना बन सकता है, ठीक है। जनरली फूड वेब्स आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पे हमें फूड वेब्स देखने के लिए मिल सकते हैं जनरली, क्योंकि एक ही खाना बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म का खाना हो सकता है। फिर इज द नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द फूड वेब फिक्स्ड? क्या नंबर ऑफ कंज्यूमर फिक्स्ड होते हैं? नहीं, फूड वेब में कंज्यूमर के नंबर फिक्स नहीं हो सकते हैं, कम या ज़्यादा हो सकते हैं, कोई और बीच में कंज्यूमर आ सकता है। मान लो कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एन इकोसिस्टम इफ ओनली वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट, एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म है और वो ही सबका खाना बन जाए, तो क्या होगा? तो वो ऑर्गेनिज्म बचेगा क्या? नहीं, और वो ऑर्गेनिज्म नहीं बचेगा तो बाकी भी ऑर्गेनिज्म नहीं बचेंगे, इसलिए इसका डायरेक्टली इफेक्ट किस पे होगा? इकोसिस्टम पे होगा, है ना। इकोसिस्टम रहेगी नहीं। फिर है वाई इज बैलेंस और इक्विलिब्रियम नेसेसरी इन द फूड वेब? फूड वेब में इक्विलिब्रियम बैलेंस क्यों, इक्विलिब्रियम क्यों होना चाहिए, या एक बैलेंस इकोसिस्टम कैसे होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? तो पता है कि एक चीज़ अगर कम हो जाती है इकोसिस्टम में, मान लो कि डियर कम हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली टाइगर कम हो जाएगी। मान लो ग्रास कम हो जाती है तो डियर कम हो जाएंगी, डियर कम हो गए तो टाइगर कम हो जाएगी। मान लो कि टाइगर बढ़ गए हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो डियर अपने आप कम हो जाएगी, है ना। और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? टाइगर भी कम हो जाएगी, क्योंकि उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, तो टाइगर भी अपने आप कम हो जाएगी। तो एक अगर लिंक कम या ज़्यादा होती है तो वो पूरी लिंक ही डिस्टर्ब हो जाती है, तो इकोसिस्टम में बैलेंस रहना भी बहुत ज़रूरी है। फिर है ट्रॉपिक लेवल, द एनर्जी पिरामिड। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि फर्स्ट दिया है प्रोड्यूसर, जिसमें सारे ग्रीन प्लांट्स आएंगे। फिर है ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जिसमें हर्बीवोर्स आएंगे, मतलब ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले। फिर है कार्निवोर, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, मतलब हर्बीवोर्स को खाने वाले। और फिर है ओमनीवोर्स, मतलब मिक्स्ड कंज्यूमर, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल दिया हुआ है। पहले की बुक में जो जहाँ प्रोड्यूसर लिखा है वहीं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल लिखा होता था, फिर जहाँ हर्बीवोर्स है वो सेकंड होता था, जहाँ कार्निवोर्स है वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल होता था, जहाँ ओमनीवोर्स है वहाँ फोर्थ ट्रॉपिक लेवल होता था। पर अभी आपकी बुक में जो दिया है हम उसी को पढ़ेंगे। हर एक लेवल को हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, ठीक है। ये सारी जो लेवल्स दिख रही है ये सारी ट्रॉपिक लेवल हैं। और ट्रॉपिक लेवल इज द स्टेप, ये एक स्टेप होती है जिसमें हमें ये पता चलता है कि वो अपना खाना कि खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड है ना। अपनी चेन में वो अपना खाना मिलाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड है। द अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस। आप मैटर मतलब जो भी एनर्जी मिलाने के लिए जो भी वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स है या नंबर ऑफ स्पीसीज है वो कैसी होती है, ऊपर ऊपर लेवल में जाते जाते कम होती है। जैसे कि नीचे में है प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर की जो क्वांटिटी रहेंगी बहुत ज़्यादा रहेंगी, उससे थोड़े कम रहेंगे हर्बीवोर्स, उससे थोड़े कम रहेंगे कार्निवोर्स, और सबसे कम कौन रहेगा? ओमनीवोर्स के नंबर रहेंगे, ठीक है। अगर काउंटिंग करते हैं तो आपको प्लांट्स की स्पीसीज बहुत ज़्यादा दिखेंगी और हर्बीवोर्स की उनसे थोड़ी कम दिखेगी, और उससे भी कम कौन रहेंगे? कार्निवोर्स रहेंगे, और उनसे भी कम रहेंगे ओमनीवोर्स, ठीक है। और वैसे ही एनर्जी जो होती है वो भी सबसे ज़्यादा एनर्जी ग्रीन प्लांट्स में होती है। उन्हें जब हर्बीवोर्स खाते हैं तो थोड़ी एनर्जी हर्बीवोर्स में जाएगी, पर हर्बीवोर्स को जब कार्निवोर्स खाएंगे तो कार्निवोर्स में जो एनर्जी जाएगी वो उससे भी कम जाएगी, मतलब हर्बीवोर्स से भी कम जाएगी। और ओमनीवोर्स में जब एनर्जी पहुँचेगी तब तक कि वो एनर्जी लेवल बहुत कम हुआ रहेगा, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है साइंटिस्ट का, लिंडमैन इन 1942 स्टडीड द फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो थ्रू इट। इन्होंने 1942 में फूड चेन को स्टडी किया, एनर्जी फ्लो को स्टडी किया। चार्ल्स इल्टन, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड का कंसेप्ट प्रपोज किया था। कब? 1927 में।
और उन्होंने इसकी स्टडी कहाँ पे की थी, तो टुंड्रा इकोसिस्टम में जो भी फूड चेन होंगी उनकी स्टडी की थी, जहाँ है बेयर आइलैंड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में बेयर आइलैंड है, वहाँ पर उन्होंने इसकी स्टडी की थी। फिर दिस पिरामिड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इल्टोनियन पिरामिड, इसी पिरामिड को हम क्या कहते हैं, इल्टोनियन पिरामिड कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इसे सबसे पहले प्रपोज किया था। अब पेज नंबर 83 पे आपको दिया है थिंक अबाउट इट, वो आपको ही सोचना है और इसके आंसर्स भी आपको फाइंड आउट करने हैं। फिर यूज़ योर ब्रेन पावर, इसमें भी 2 क्वेश्चंस हैं, उसके भी आंसर आपको फाइंड आउट करना है। और इनकेस आपको इसके आंसर्स नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिए, मैं इसके आंसर आपको ज़रूर बताऊँगी। आप फिगर 7.4 देखेंगे, जिसमें आपको पिरामिड ऑफ एनर्जी दिया है। इसमें क्या बताया है कि हर एक लेवल पे, हर एक ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी कितने रेशो से कम कम होते जाती है, वो पिरामिड हमें बताया गया है। तो सबसे पहले दिया है फाइटोप्लैंक्टॉन्स, मतलब पानी में रहने वाले छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलने की जगह मैं ये बोलूँगी कि कुछ ऐसे अलगी जैसे जो प्लांट्स होंगे ये। फिर उसके ऊपर जू प्लैंक्टॉन्स, मतलब ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर से लेकर तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स जैसे जो एनिमल्स होंगे, ऑर्गेनिजम्स होंगे, उतने जू प्लैंक्टॉन्स में आएंगे। फिर है फिशेस, मतलब उनसे बड़े ऑर्गेनिजम्स, और फिर है ह्यूमंस, मतलब फिशेस को खाने वाले ह्यूमंस आएंगे। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स पे जू प्लैंक्टॉन्स डिपेंड रहेंगे, मतलब खाएंगे उन्हें। तो पहले फाइटोप्लैंक्टॉन्स में 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी होगी, फिर जू प्लैंक्टॉन्स उन्हें खाएंगे तो केवल 1000 किलो कैलोरी एनर्जी उनमें जाएगी। फिर जू प्लैंक्टॉन्स को फिशेस खाएंगे तो उनमें केवल 100 किलो कैलोरी एनर्जी जाएगी, और फिशेस को कौन खाने वाला है, ह्यूमन, तो ह्यूमन में केवल 10 किलो कैलोरी एनर्जी जाएगी। तो आप देख सकते हो 10,000 किलो कैलोरी से केवल 10 किलो कैलोरी एनर्जी तक ये रेशो कम कम होते हुए नज़र आया। हर एक लेवल पे क्या हो गई, एनर्जी कम होते हुए नज़र आ रही है। इसी के साथ साथ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कम कम नज़र होते हुए आएंगे। फाइटोप्लैंक्टॉन सबसे कम ज़्यादा रहेंगे नंबर्स में, जू प्लैंक्टॉन उनसे कम रहेंगे, फिशेस उनसे भी कम रहेंगे, और ह्यूमंस जो है वो उनसे भी कम क्वांटिटी में हमें नज़र आएंगे। जब एपेक्स कंज्यूमर की डेथ हो जाएगी तो उनके अंदर जो एनर्जी होगी वो डिकम्पोजर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगी। फंगी और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस बॉडी को डिकम्पोज करेंगे, डेड एनिमल की बॉडी को डिकम्पोज करेंगे, इसीलिए इन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, जब ये डिकम्पोजर अपना फूड ऑब्टेन करने की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, इस समय क्या होगा कि वो डिकम्पोजर्स जो है वो उस ऑर्गेनिज्म को सिंपल कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल कार्बन कंपाउंड कैसे ध्यान में रखेंगे, तो मान लो कि एक धागा लिया है हमने और उसे गूंथ दिया है, तो वो हो गया कॉम्प्लेक्स कार्बन जैसा, और जब मैं उस धागे को थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में सेपरेट कर दूंगी तो वो हो जाएगा सिंपल कार्बन कंपाउंड। इस तरीके से अभी हम आपको ध्यान में रखना है, बाद में हम पेपर 1 में पढ़ने वाले हैं, आपको वो समझ में आ जाएगा कार्बन कंपाउंड कैसे कहते हैं। ये सब्सटेंस फिर हवा के साथ, मतलब सिंपल कार्बन कंपाउंड जो है इजीली हवा के साथ, पानी के साथ, मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएंगे, और फिर प्लांट्स उन्हें फिर से एब्जॉर्ब कर लेंगे, और फिर वापस वही जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो भी मटेरियल होगा वो वापस फूड चेन में एंटर कर लेगा, प्लांट्स में जाएगा, फिर प्लांट्स को खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होगा उनमें जाएगा, फिर उन ऑर्गेनिज्म को खाने वाले दूसरे ऑर्गेनिज्म होगा तो उनमें भी ये पास होते जाएगा। तो इस तरीके से वो जो भी सिंपल कार्बन कंपाउंड है वो आगे आगे फूड चेन में कंटिन्यू होते जाएगा। फिर हमने देखा है कि अलग अलग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, एनर्जी और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जब इकोसिस्टम में सर्कुलेट होता है तो फूड वेब फॉर्म होती है। ठीक है, अब एक और पार्ट दिया है कि सन जो होता है सबसे मेन सोर्स होता है, इंपॉर्टेंट सोर्स होता है एनर्जी का। इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रांसपोर्ट का मेन सोर्स है। ग्रीन प्लांट्स ऑफ द इकोसिस्टम स्टोर सम ऑफ द सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। कुछ एनर्जी को, सोलर एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं फूड के रूप में, और ये एनर्जी डिकम्पोजर्स तक पहुँचने तक एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में पास होती है। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, फिर इस एनर्जी को हीट के रूप में डेसिपेट करते हैं, लेकिन कोई भी पार्ट, एनर्जी का कुछ भी पार्ट सन तक वापस नहीं जाता है। इसलिए सन से एनर्जी तो मिल रही है लेकिन वापस सन के पास जा रही है क्या, नहीं, किसी भी रूप में वो सन के पास नहीं जा रही है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वन वे ट्रांसपोर्ट। सच पैसेज ऑफ एनर्जी इज रेफर्ड टू एज वन वे ट्रांसपोर्ट। तो ये हमने
3 पेजेस पढ़ लिए हैं। आगे के जो पेजेस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर भेजूंगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और शेयर भी करेंगे। आपको कुछ डिफ़िकल्टी है, डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट्स को रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।